हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। तो गाइज एक बार फिर आपके पास हम आ गए व्हाइट बोर्ड पे। पहले हमने जो क्लासें करी थी किसी कारण, अब फिर से हम वहाँ पे अपनी जगह वापस आ चुके हैं। तो अब आपको समझने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि अब आपको मेरा चेहरा भी आपको दिखाई देगा। आ रही है बात समझ में। तो चलिए करते हैं शुरुआत। पिछली क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। हमने पढ़ लिया था, हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। और वहां पे हमने क्या देखा था, वहां पे मैंने बताया था कि अगर आपके पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो उसके अंदर कोई भी पॉइंट डिफाइन करना है तो वहां पे आपको क्या क्या चाहिएगा। एक तो आपको रेडियस चाहिए, एक आपको एंगल चाहिए और एक आपको हाइट चाहिए, जिसको हमने जेड लिखा था। यानी कि ये तीन चीजें हैं तो आप किसी भी पॉइंट को आप दिखा सकते हो। वैसे ही हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने क्या देखा था कि हमारे पास एक्स होना चाहिए, यानी कि लेंथ होना चाहिए, विड्थ होनी चाहिए और हाइट होनी चाहिए। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। फिर हमने इसकी इंटरनल हीट जनरेशन देखी थी, और वो मैंने क्या बताया था कि आपको सिर्फ कितना याद रखना है, आपको सिर्फ इतनी इक्वेशन याद रखनी। ठीक है, इससे ज्यादा आपके बीटेक लेवल पे इक्वेशन काम की नहीं है, क्योंकि हमारे जो सिलेबस है बीटेक का, उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है जो 1D यानी कि रेडियल डायरेक्शन में ही हीट का ट्रांसफर हमारे सिलेबस में होता है, ना कि और किसी डायरेक्शन में। तो ये वाली चीजें हमने बात कर ली थी। फिर हमने इसका रेजिस्टेंस आया था हमारे पास, और वो रेजिस्टेंस कितना आया था, ln r2 अपॉन r1 अपॉन 2πkl, ये आया था। और यहाँ पे R2 क्या था, आउटर रेडियस थी सिलेंडर की, R1 क्या था, इनर रेडियस था किसका, सिलेंडर का, और 2πkl, L क्या थी, लेंथ थी, K थर्मल कंडक्टिविटी थी। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास Q डॉट भी आ गया था, और Q डॉट क्या था, वो था हमारा 2πkl और T2 माइनस T1 अपॉन, और क्या था, ln R2 अपॉन R। बस मैंने इतना आपको याद करने के लिए बोला था कि इतना अगर आपको याद है तो मोर देन सफिशिएंट है, किसके लिए, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। वैसे ही फिर हमने एक केस हमारा बच गया था, वो क्या था, इन सॉलिड सिलेंडर विद इंटरनल हीट जनरेशन। तो पहले वो कर लेते हैं और उसके बाद हम क्या देखेंगे, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, सॉलिड सिलेंडर विद इंटरनल हीट जनरेशन। तो यहाँ पे ये क्या है आपका, ये आपका है सॉलिड सिलेंडर, कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे मैं छोटा छोटा लिखूंगा थोड़ा, ताकि पूरे बोर्ड पे सारी चीजें आ जाए, वरना एक बार चीजें नहीं आती है ना, दो बोर्ड करने पड़ते हैं, जिससे क्या होती है फिर समझने में दिक्कत होती है। तो ये रेडियस इसकी क्या है, आर है, और यहाँ से हम क्या लेंगे, आर रेडियस। और ये क्या है इसका टेम्परेचर, टी वाल। तो यहाँ पे भी टी डब्ल्यू होगा, टी डब्ल्यू टी डब्ल्यू टी डब्ल्यू। इधर भी क्या होगा, टी डब्ल्यू टी डब्ल्यू टी डब्ल्यू टी डब्ल्यू। ठीक है, और यहाँ पे आपका हीट जनरेशन है। अब देखो यहाँ पे कितने टाइप का हीट जनरेशन हो सकता है, दो टाइप का। पहला हो सकता है यूनिफॉर्म और दूसरा हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। हम यहाँ पे कौन सा केस देख रहे हैं, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म के केस में मैं आपको डिराइव करके दिखाऊंगा, नॉन यूनिफॉर्म के केस में भी आपके पास वैसा ही होगा। उसके अंदर आपको कोई नई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आ रही है बात समझ में। तो वहां पे आपको कोई नई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास हम क्या लगाएंगे, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन, तो वो हमारी क्या है, 1/r डो/आर, ये सबके याद रहनी चाहिए। अब इतनी सी छोटी कर दी, अब भी आपकी याद नहीं रहेगी तो फिर दिक्कत। ठीक है, Q डॉट जी डिवाइड बाई के इज इक्वल टू 1/अल्फा डो टी अपॉन डो टाउ। टाउ भी लिख सकते हो, टी भी लिख सकते हो टाइम को। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, डो टाउ। ठीक है, आपकी सहूलियत के लिए टी भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, हमारे अजम्पशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और वो क्या है, पहला अजम्पशन हम लेते हैं, वो क्या है, हमारा मटेरियल होमोजीनियस, होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। ठीक है, आइसोट्रोपिक। दूसरा हम क्या लेते हैं, 1D डायरेक्शन, और वो कौन सी होती है, अपनी रेडियल डायरेक्शन।
ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या होता है, स्टेडी स्टेट कंडीशन। तीसरा हमारा क्या होता है, स्टेडी स्टेट कंडीशन। तो मोटे मोटे ये तीन रहते हैं। उसके बाद अगर आपका क्यू डॉट जी जीरो नहीं है तो यहाँ पे ये लिख दो, ठीक है। और यहाँ पे के हमारा क्या है, कांस्टेंट। तो ये हमारे क्या है, सारे अजम्पशन। अब यहाँ पे देखो, ये लिख लेना, मैं इनको मिटा रहा हूं ताकि पूरा डेरिवेशन इस पे आ जाए। तो ये सारी कंडीशन हम लगाएंगे। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन हमने लगा दी। फिर 1D डायरेक्शन है तो यहाँ पे 3 टर्म आती थी, एक बची, क्योंकि रेडियल डायरेक्शन के लिए यही टर्म होती है। स्टेडी स्टेट है मतलब टाइम के साथ जीरो, तो यहाँ पे टाइम के साथ टेम्परेचर जीरो होगा, चेंज जीरो होगा, तो यहाँ पे हमने जीरो कर दिया। क्यू डॉट जी जीरो नहीं है तो इसको नहीं किया, और के हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये वाली टर्म उधर चली गई, तो यहाँ पे बचा 1/r डो अपॉन डो आर, आर डो टी अपॉन डो आर इक्वल्स टू माइनस क्यू डॉट जी डिवाइड बाई के, ये आएगा। अब ये आर यहाँ पे इधर चला गया, तो ये आर इधर आया, तो ये बन गया ये, ठीक है, समझ रहे हो। अब क्या करो, इसका इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, ये वाली टर्म आ जाएगी आर डो टी अपॉन डो आर, इसका इंटीग्रेशन ये हुआ, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस क्यू डॉट जी आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2k, ठीक है। अब इसको इधर लेके जाओ, प्लस में C1, तो ये यहाँ पे इधर जाएगा, तो क्या होगा, डो टी अपॉन डो आर माइनस क्यू डॉट जी आर अपॉन 2k प्लस C1 अपॉन आर। तो एक इंटीग्रेशन यहाँ पे हुआ और एक इंटीग्रेशन यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, t, और t किसका फंक्शन है, r का, इज इक्वल्स टू क्यू डॉट जी आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4k प्लस C1 ln r प्लस C2 आया। तो यहाँ पे ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब देखो यहाँ से C1 एंड C2 क्या है, C1 एंड C2 क्या है, अननोन है। तो इनको हमारे पास क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। तो दो अननोन है तो हमको कितनी बाउंड्री कंडीशन चाहिए, 2 बाउंड्री कंडीशन चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ पे पहली कंडीशन हमारे पास क्या होगी, R पे हमारा टेम्परेचर कितना है, TW, R पे हमारा टेम्परेचर कितना है, वो है TW। एक बाउंड्री कंडीशन ये हो गई, और दूसरी क्या हो गई, R इज इक्वल टू 0 पे, यानी कि यहाँ पे यूनिफॉर्म हीट जनरेशन है, तो यहाँ पे dt अपॉन dr कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। dt अपॉन dr कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे रखो, इस इक्वेशन में dt अपॉन dr 0 रखा, r 0 रखा, तो C1 की वैल्यू कितनी आएगी, 0। C1 कितना हो गया, 0 हो गया, C1 0 हो गया। अब यहाँ पे r रखो तो क्या होगा, TW इज इक्वल टू, यहाँ पे कैपिटल R माइनस क्यू डॉट जी आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4k प्लस C1 0 है तो 0 प्लस C2, और यहाँ से C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C2 इज इक्वल टू TW प्लस क्यू डॉट जी आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4k, ये क्या हो गया, T2। तो C1 एंड C2 को यहाँ पे रखो तो क्या आएगा, T इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस क्यू डॉट जी आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4k प्लस C1 0 है, और ये क्या हो जाएगा, T2 TW प्लस क्यू डॉट जी आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4k। आई बात समझ में इतनी। क्या किया, यहाँ पे TR था, यहाँ पे हमने C1 रखा तो C1 0 है, C2 की वैल्यू रखी, और R के लिए हमारे पास T आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, T इज इक्वल टू TW प्लस क्यू डॉट जी डिवाइड बाई 4k, और यहाँ पे हो जाएगा R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। ये T का हमारा क्या आ जाएगा, वेरिएशन आ जाएगा।
ठीक है, ये वेरिएशन आपके पास आ जाएगा। अब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, आर आपका नेगेटिव में है, आर आपका किसके अंदर है, नेगेटिव के अंदर। तो अगर आर की कुछ भी वैल्यू हुई, आर की कुछ भी वैल्यू हुई, तो आर की कुछ भी वैल्यू होगी तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। जैसे मान लो यहाँ पे 5 है, फिर आपने 10 रखा, फिर 15 रखा, तो माइनस हो रहा है, मतलब ये वैल्यू क्या हो रही है आपकी, छोटी हो रही है। ये वैल्यू आपकी क्या हो रही है, छोटी हो रही है। आ रही है बात समझ में। लेकिन r इजिकल्स टू जीरो, आर इजिकल्स टू जीरो पे ये वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। टी मैक्स कहाँ पे होगा, आर इजिकल्स टू जीरो से। अरे भाई आर इजिकल्स टू जीरो रखोगे तो ये वैल्यू क्या होगी, आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आर की वैल्यू 1 रखोगे तो ये आर स्क्वायर से कम होगा, आर की वैल्यू 2 रखोगे तो आर स्क्वायर से कम होगा, आर की वैल्यू 3 रखोगे तो आर स्क्वायर से कम ही होगा ना। जीरो पे, जीरो से नेगेटिव में तो आप जा नहीं सकते, और नेगेटिव में जाओगे तो भी क्या उखाड़ोगे, स्क्वायर तो हो ही रहा है। तो यहाँ पे जीरो पे क्या होगा, टी मैक्सिमम। आ रही है बात समझ में। यानी कि हमारा इस सेंट्रल लाइन पे अगर यूनिफॉर्म हीट जनरेशन है तो आपका मैक्सिमम टेम्परेचर होगा। और फिर ये कैसे चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है कुछ ऐसे। तो ये वाली प्रोफाइल आपके पास बन जाएगी। आ रही है बात समझ में। फ्लूइड मैकेनिक्स में भी आपने ऐसा देखा होगा कि बीच वाले पॉइंट पे क्या था, मैक्सिमम वेलोसिटी था। कुछ वैसा ही है कि यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ पे होगा, सेंट्रल लाइन पे मैक्सिमम टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो ये है इसका डेरिवेशन। और टी मैक्स कितना आ जाएगा, टी मैक्स आ जाएगा टी डब्ल्यू प्लस क्यू डॉट जी डिवाइड बाई 4k और आर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको इसको रटना नहीं है कि यहाँ पे ये है टी डब्ल्यू प्लस क्यू डॉट जी बाई 4k आर स्क्वायर माइनस, ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ ये याद होना चाहिए और आपको सिर्फ बाउंड्री कंडीशन ध्यान में होनी चाहिए, वो भी सामने लिखी हुई है, उसको कोई याद करने का नया है कुछ नहीं, बस आपको ये वाली इक्वेशन याद होनी चाहिए। आई बात समझ में। ये इक्वेशन अगर आपको याद है तो आप तुरंत 1 मिनट लगेगा, अगर प्रैक्टिस करोगे, एक बार घर पे करोगे तो यहाँ पे सिर्फ 1 मिनट आपको लगेगा, आप लिख दोगे डायरेक्ट कि क्या कहाँ पे क्या आएगा। फिर आपको ये थोड़ी सोचना पड़ेगा, हाँ इंटीग्रेशन करना है, ये आप डायरेक्ट ये लाइन लिखोगे, ये लाइन लिख के 2 लाइन लिखोगे, C1 0 करोगे, C2 निकालोगे, तुरंत 2 मिनट में आपका काम हो जाएगा। तो याद करने से बेटर है मेरे हिसाब से ये याद रखो और इसको ध्यान में रखो। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमारे पास एक स्पेशल केस आता है, वो क्या है, ये स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर लिखते रहो साथ साथ। अब इसी सिलेंडर को क्या किया हमने, किसी फ्लूइड में रख दिया। ये हमारे पास कोई फ्लूइड था, लिक्विड मान लो, एयर मान लो, कुछ भी मान लो, तो हमने इसको क्या रख दिया, किसी फ्लूइड के अंदर रख दिया। ठीक है, और इसका टेम्परेचर कितना था फ्लूइड का, वो था T इंफिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास जो हीट जनरेशन होगी, यहाँ पे जो हीट जनरेशन होगी वो क्या आएगी, बाहर आएगी, वो बाहर आएगी। और वो कौन अब्जॉर्ब कर लेगा, ये लिक्विड किसके अंदर जाएगी, इस फ्लूइड के अंदर जाएगी। जो हीट यहाँ से आएगी कंडक्शन से, वो क्या होगी, वो इससे बाहर चली जाएगी। तो यहाँ से हम क्या लगा सकते हैं, एनर्जी बैलेंस। तो ऐसे केस में आप क्या लगाएंगे, एनर्जी बैलेंस। और वो क्या होगा, आपकी Q डॉट जी और इसका 2 पाई आर स्क्वायर एल, यानी वॉल्यूम में क्या हो रही है, आपकी हीट जनरेट हो रही है, इज इक्वल टू एच ए, और वो किसके बराबर हो जाएगी, कन्वेक्शन के। तो वो क्या हो जाएगा, टी डब्ल्यू माइनस टी इंफिनिटी। यानी कि ये जो फ्लूइड कन्वेक्शन से अपना क्या करके ले जाएगा, उसको क्या कर देंगे, हम इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, एच, और यहाँ पे एरिया क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर एल। ये एरिया प्लस ये एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ये, और ये हुआ टी डब्ल्यू माइनस टी इंफिनिटी। ठीक है, और इधर क्या हो गया, Q डॉट जी पाई आर स्क्वायर। तो ये वाली इक्वेशन को इक्वेट करके आप टी डब्ल्यू निकाल सकते हैं। आ रही है बात समझ में। H होगा आपके पास, ये सारी चीजें आपके पास होंगी, ये होंगी,
तो यहाँ से आप TW आराम से निकाल सकते हैं। हो गया इतना, ठीक है। अब इसके अंदर और भी अलग अलग केस बनते हैं, जैसे हमारे पास क्या हो गया नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म में जैसे मैंने स्लैब के केस में बताया था कि आपके पास क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इसके जैसा ही होगा सेम, जहाँ पे क्यू डॉट जी हमने यूनिफॉर्म लिया था उसकी इक्वेशन होगी क्वेश्चन के अंदर, तो उस इक्वेशन को आप रख दो, इंटीग्रेट कर दो और आपके पास क्या हो जाएगा, आपका आंसर जो उसने पूछा है वो आ जाएगा। वैसे ही आपके पास होलो सिलेंडर के लिए भी हो सकता है, वहां भी नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है, तो वहां भी आपको सिर्फ इंटीग्रेट करना है। मेन आपको क्या याद रखना है, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन, वो आपको आंख मीच के लगानी आनी चाहिए। अगर वो नहीं लगानी आ रही है तो फिर आप हर एक प्रॉब्लम में फंसोगे, ठीक है। तो अगर आपको अच्छे से मतलब सिलेंडर को सब कुछ समझना है, सिलेंडर का, स्पेयर का, स्लैब का, तो सिर्फ एक लाइन है, वो क्या है, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन। उसके अलावा आपको कुछ याद नहीं करना है, बस उसके साथ आपको खेलना आना चाहिए। अब देखते हैं अपना अगला पार्ट, वो है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब आता है अपना अगला सिस्टम, वो क्या है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी पहले हम देखते हैं क्या होता है। जैसे हमारे पास ये क्या है, एक सिलेंडर है, सॉरी स्फेयर है, ये क्या है, एक स्फेयर है। अरे ये बात समझ में, गेंद जैसा स्फेयर है। अब यहाँ पे हमारे पास जैसे कार्टेशियन में 3 पॉइंट हमने डिफाइन किए, सिलेंडर में 3 पॉइंट डिफाइन किए, वैसे ही हमारे पास यहाँ पे कौन सी 3 चीजें होंगी जो हमको डिफाइन करनी पड़ेंगी। एक बार सोचो जरा कि अगर आपको स्फेयर में कोई पॉइंट फाइंड करना है तो आपको कहाँ क्या क्या पता होना चाहिए। जैसे कार्टेशियन में XYZ 3 लेंथ पता होनी चाहिए थी, फिर सिलेंडर में R पता होना चाहिए था, थीटा पता होना चाहिए था और हाइट पता होनी चाहिए थी, तो आप उस पॉइंट तक पहुंच जाते थे। वैसे ही आपके पास सिलेंडर में क्या क्या होना चाहिए, ताकि आप मेरे को वो पॉइंट बताएं और मेरे को क्या ऐसा मालूम होना चाहिए उसकी, उस पॉइंट की 3 चीजें, ताकि मैं उस पॉइंट तक चला जाऊं। आप सोचो जरा। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे को कौन कौन सी 3 चीजें पता होनी चाहिए। पहला होगा रेडियस। अब ये मान लो कि हम क्या दिखा रहे हैं, इसको 2D में दिखा रहे हैं। हमने इसको स्पेयर को काट लिया, स्पेयर को हमने काट लिया ऊपर से, और इसका ऊपर वाला हिस्सा जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, और एक हिस्सा मैं आपको ये दिखा रहा हूं। ये क्या है, हाफ स्पेयर है, हाफ काट लिया और उसका ऊपर वाला हिस्सा है वो ऐसे रखा हुआ है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। आ रही है बात समझ में, और ये वाली चीज आप समझ ही सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ऊपर से देखोगे, आपने क्या बोला कि हमको क्या क्या चाहिए। तो मान लो यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट था, मैंने आपको यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया कि आपको इस पॉइंट पे जाना है। तो इस पॉइंट पे जाना है तो सबसे पहले आप क्या डिफाइन करोगे, रेडियस। तो आप क्या देखोगे कि इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस कितनी है, ठीक है। तो आपको यहां से क्या पता लग गई, इसकी रेडियस पता लग। आपके पास कुछ नहीं था, आपके पास सिर्फ 2 चीजें थी, एक्स अक्ष थी और वाई वाई थी, एक्स थी और वाई थी। आपके पास सिर्फ 2 डायरेक्शन थी, तीसरी डायरेक्शन नहीं थी। तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बता दिया, आप यहाँ पे खड़े थे, तो आपने क्या देखा कि कितनी रेडियस पे मेरा पॉइंट है, तो आपने रेडियस बनाई कि इस रेडियस पे मेरा पॉइंट आएगा। फिर आपने क्या देखा कि कितने एंगल पे, यानी कि यहाँ पे आने के लिए मेरे को यहाँ से कितना एंगल चलना पड़ेगा, वो एंगल आपने यहाँ पे देखा, ठीक है। ये तो हो गई 2D प्लेन की बात। अब मैं क्या बात कर रहा हूं, 3D की। 3D में आओगे तो आपके पास क्या हुआ, जो ये वाला पॉइंट जो मैंने अभी लिखा है वो यहाँ पे था, मान लो वो यहाँ पे था, कुछ यहाँ पे था, ठीक है। तो इसकी रेडियस आपने डिफाइन कर ली कि इसकी रेडियस ये होगी, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस थी आपकी, ये वाई एक्सिस थी, और ये कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस। समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने बता दिया कि ये एंगल इतनी बात हुई है अभी तक। अब आप क्या जाओगे, 3D में जाओगे, 3D में ऊपर की ओर जाओगे, ऊपर की ओर जाओगे तो आपके पास क्या होगा, आपके पास होगा ये कि आप पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपके पास हाइट चाहिएगी आपको, और वो कितने एंगल पे यहां से होगा, वो कितने एंगल पे यहां से होगा,
वो एंगल क्या होगा, दूसरा एंगल। जैसे ये आपके पास फाई एंगल है, ये एंगल थीटा है, और ये एंगल क्या है, रेडियस। समझ रहे हो बात को मैं कहना क्या चाह रहा हूं? एक बार आप फील करो, आप स्फीयर को देखो और उससे फील करो। यहाँ पे हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ऐसी कर्व्ड सरफेस थी, ये कर्व्ड सरफेस थी। अब यहाँ पे इस सरफेस के ऊपर, ये सरफेस है, इसके ऊपर कोई पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। तो पॉइंट है और आप यहाँ खड़े हैं, आपको क्या पता करना है, आपको यहाँ से इसकी लोकेशन पता करनी है। तो क्या चीज पता होनी चाहिए, पहली तो रेडियस, कि यहाँ पे रेडियस कितनी है, रेडियस पता लग गई। फिर आपको यहाँ से यहाँ का एंगल पता होना चाहिए, और फिर यहाँ से यहाँ का एंगल पता होगा, तब आप क्या कर लेंगे, ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पे हाइट का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि सिलेंडर में तो क्या था, ये सिलेंडर था, ये सिलेंडर था, तो यहाँ पे तो क्या था, आपके पास हाइट का कॉन्सेप्ट था। जैसे ये वाली हाइट, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे तो आप हर टाइम हाइट बता सकते हैं, क्योंकि हाइट क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन को हाइट कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप हर डायरेक्शन में यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, हाइट बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हाइट कैसे कैलकुलेट करोगे, ये तो क्या है, कर्व शेप है, यानी कि यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर डायरेक्शन नहीं है। यहाँ पे एनी टाइम आपकी क्या हो रही है, स्टेज चेंज हो रही है। तो यहाँ पे आप वो चीज डिफाइन नहीं कर सकते, उसके लिए आपको क्या डिफाइन करना पड़ेगा, एंगल। पहला रेडियस, दूसरा ऐसा, पहला ऐसे रेडियस है, यहाँ पे गए ऐसे, ये एंगल, और फिर यहाँ पे एस। आ रही है बात समझ में, कैसे हुआ, ये मेरा हाथ है, ये मेरी रेडियस है, मेरा पॉइंट यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। तो ये मेरी रेडियस है, पहले एंगल जाएंगे यहाँ पे, इसके नीचे आएंगे, इसके नीचे आके फिर इसको ऐसे ऊपर पकड़ेंगे। आ रही है बात समझ में, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये चीज फील करने वाली है, अगर फील नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। मेरा पॉइंट यहाँ पे मान लो, इमेजिन करना, ये स्फीयर है, यहाँ पे ये रेडियस है स्फीयर की, मेरा पॉइंट यहाँ पे है। तो मैं क्या करूंगा, पहले ये रेडियस है, ये इस प्लेन में जाएगा, इसके नीचे आएगा, इसके नीचे आके यहाँ पे गया, इसके नीचे आया, फिर कितना एंगल बनाया, थीटा, और फिर ऊपर गया, तो यहाँ से यहाँ का एंगल कितना बना, फाई एंगल बना। आ रही है बात समझ। जैसे एक बार और मैं फिर कोशिश करता हूं, ये कोई बिल्डिंग है और आपको जाना है यहाँ पे, इस फ्लोर पे जाना है, और आप खड़े हैं यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, पहले इसके नीचे जाएंगे, इसके नीचे जाएंगे, ठीक है। एक सेकेंड रुको, आप खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आप क्या जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ से चलेंगे, यहाँ तक आएंगे, यानी किसी एंगल पे जाएंगे, और फिर यहाँ पे नीचे आने के बाद आप क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पे आप आएंगे। तो ये एंगल आपका क्या है, आर है, ये एंगल क्या है, थीटा है, और ये एंगल क्या है, फाई। वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, स्पेयर में डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि स्पेयर में परपेंडिकुलर हाइट नहीं है, आपके पास सिलेंडर में परपेंडिकुलर हाइट थी। आई बात समझ में। तो हमको तीन चीजें चाहिए होंगी स्पेयर में कोई भी पॉइंट फाइंड करने के लिए, और वो क्या होगा, आर, थीटा, फाई, यानी कि दो एंगल, और एक आपको क्या चाहिए होगा, एक आपको चाहिए होगा आर। दो एंगल चाहिए होंगे और एक रेडियस चाहिए होगी। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। ये चीजें मैंने क्यों बताई है, ये कहीं पे काम नहीं आएगी, कहीं पे पूछी नहीं जाएगी, लेकिन एक जब भी आपके दिमाग में स्पेयर आए और स्पेयर में पॉइंट इमेजिन करने की बात आए, तो ये चीज दिमाग में आनी जरूरी है कि मेरे को, मैं वहां पे कैसे पहुंच सकता हूं ताकि मेरा काम हो जाए, ठीक है ना। बाकी आगे ना यहाँ पे कभी यहाँ काम आएगा, ना कहीं पे पूछा जाएगा एग्जाम में, लेकिन मेन ये है कि अंडरस्टैंडिंग समझना कि स्पेयर एक्चुअल में स्पेयर कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। अब देखते हैं इसकी जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन। अब हम देखते हैं जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन फॉर स्पेयर। तो यहाँ पे आपको पहले मैं पूरी इक्वेशन लिख देता हूं, लेकिन आपको याद नहीं रखनी है, बस सिर्फ देखनी है, और उसके बाद मैं आपको जितनी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है वो लिख दूंगा। तो यहाँ पे 1/r², डो अपॉन डो आर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, के आर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, r² डो टी अपॉन डो आर। तो ये के वाला मैं लफड़ा यूनिफॉर्म होमोजीनियस मान के कर रहा हूं, तो इसको अभी एक बार छोड़ देते हैं। प्लस में क्या आएगा, r²
साइन स्क्वायर थीटा डो अपॉन डो आर डो टी अपॉन डो फाई। ठीक है, प्लस हमारे पास क्या होगा 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डो अपॉन डो टी साइन थीटा डो टी अपॉन डो आर डो थीटा प्लस क्यू डॉट जी डिवाइड बाई के इज इक्वल टू 1 बाई एल्फा डो टी अपॉन डो टाउ। तो यह बड़ी सी इक्वेशन आपको दिख रही होगी, ये इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन। आ रही है बात समझ में? एक बार देख लो इसको, ये यहाँ पे आपका क्या है, थीटा है, ये थीटा है ना कि फाई है। यहाँ पे क्या है, थीटा है ना कि फाई है। ये थीटा है, यहाँ पे फाई मत कर लेना, ये थीटा ही है, ये भी थीटा है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आपको याद नहीं रखना है, ये मैंने दिखाने के लिए कि हाँ मेरे को आता है वो है। तो यहाँ पे ये काम की चीज नहीं है, सिर्फ काम की चीज कितनी है, वो है आपके पास ये और ये। तो इस पे दिमाग मत लगाओ फालतू का। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है 1 अपॉन आर स्क्वायर डो अपॉन डो आर, और इस इक्वेशन को आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये इक्वेशन आप याद कर चुके हैं, ये इक्वेशन आप याद कर चुके हैं। कहाँ पे आप याद कर चुके हैं? इस पे सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर के अंदर यहाँ पे क्या था, आर था, और यहाँ पे क्या हो चुका है, आर स्क्वायर। वहीं पे अगर मैं सिंपल ये बोल देता कि ये सिलेंडर के लिए याद कर लो और आप स्पेयर के लिए पावर में 2 लगा देना, काम हो जाएगा। तो ऐसे बोलता तो आपको थोड़ा अच्छा लगता कि हाँ छोटा सा काम हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है 1 अपॉन आर स्क्वायर, बस इतना ही फर्क है। वहां पे 1 बाई आर था, यहाँ पे आर स्क्वायर, बाकी सेम चीजें हैं। अब इसके लिए आप क्या कर लो, इसका इंटीग्रेशन कर लो। तो यहाँ पे हमारे अजम्पशन क्या क्या है, वही अजम्पशन ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैं एक बार नहीं, 4 बार नहीं, 1000 बार बोल रहा हूं, और ये बात मैं बार बार बोलूंगा, क्योंकि ये वाली चीज आपके पास अजम्पशन अगर आपको नहीं पता है, आप हर कहीं का उठा के हर कहीं टाप दोगे और वो सारा सिस्टम हैंग हो जाएगा और आपका काम तमाम। तो ऐसे नहीं है उठपटांग तरीके से क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, अगले ने पूछा ही कुछ और है, हम लिख कुछ हो रहे हैं। हमको अजम्पशन पता होना चाहिए कि ये वाला चीज हमने इसके लिए किया था, ये वाला चीज इसके लिए किया था। मैं एक पर्टिकुलर केस के लिए करके दिखा रहा हूं आपको, क्वेश्चन में चेंज हो सकता है। अगला सेमेस्टर में जो भी क्वेश्चन देगा, जो भी डेरिवेशन करवाएगा, वो बोल सकता है कि जैसे मैंने अजम्पशन में क्या क्या माना कि हमारा मटेरियल क्या है, होमोजीनियस प्लस आइसोट्रोपिक। ठीक है, फिर मैंने क्या माना, 1D माना, तो ये तो लगभग वो क्या रखेगा, सेम रखेगा। फिर मैंने क्या माना, स्टडी स्टेट, तो वो चेंज कर सकता है, यहाँ पे वो नो स्टडी स्टेट कंडीशन दे सकता है। आपके पास क्या है, मैंने माना नो इंटरनल हीट जनरेशन, वो आपके पास इंटरनल हीट जनरेशन ले सकता है। और मैंने क्या माना, के कांस्टेंट माना, वो क्या कर सकता है, के को डिफरेंट ले सकता है, यानी कि के की इक्वेशन आपको दे सकता है, या फिर के बोल देगा कि आपका कांस्टेंट नहीं है। तो वो उस केस में आपके पास अलग अलग कंडीशन हो जाएंगी, उसके हिसाब से आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो इसे रायता मत कर देना कि कंडीशन ये दी नहीं हुई है और टाप दिया ये, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये कंडीशन हम लगा रहे हैं, तो ये कंडीशन लगा रहे हैं तो क्या होगा, स्टडी स्टेट है मतलब टाइम के साथ चेंज 0, इंटरनल हीट जनरेशन 0 है मतलब यहाँ पे 0, और के कांस्टेंट है तो के पहले ही हम मान चुके हैं कांस्टेंट है, और 1D डायरेक्शन है तो हमने यही एक डायरेक्शन रख ली, वो दोनों टर्म्स हटा दी क्योंकि हमारे सिलेबस में इतना ही काम का है। ठीक है, अब देखो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, ये दोनों टर्म 0 हो गई, तो आर स्क्वायर क्या गया, आर स्क्वायर उधर गया, आर स्क्वायर उधर गया, तो ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, डो अपॉन डो आर, आर स्क्वायर डो टी अपॉन डो आर, ये बचा 0। इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेट, तो यहाँ पे क्या आएगा, आर स्क्वायर डो टी अपॉन डो आर इज इक्वल टू C1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डो टी अपॉन डो आर
और C1 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, फिर से इंटीग्रेट करो, यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा t इज इक्वल टू, और ये क्या आ जाएगा -C1 अपॉन आर प्लस C2। यही चीज आएगी क्या, देखो जरा, आर स्क्वायर क्या गया ऊपर गया तो आर की पावर -2 बना, यहाँ पे +1 हुआ तो ये क्या आया -1, और यहाँ पे क्या बचा आर की पावर -1 अपॉन -1, तो -1 अपॉन आर। ठीक है, और प्लस में क्या आ जाएगा C2। अब यहाँ पे स्पेयर है तो स्पेयर हमने कैसा लिया है, ये हमारा क्या है स्पेयर। ठीक है, और इसकी रेडियस, ये वाली रेडियस कितनी है, ये R1 ले ली, ये रेडियस हमने कितनी ले ली R2 ले ली, ये टेम्परेचर हमने T1 ले लिया और ये टेम्परेचर हमने T2 ले लिया, ये T1 ले लिया और ये T2 ले लिया। तो यहां तक हमारे पास कंडीशन आ चुकी। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या क्या कंडीशन लगाओगे, कंडीशन क्या क्या लगेगी, हमारा R इक्वल टू क्या है R1 है, तो हमारा T क्या है T1 है। बाउंड्री कंडीशन में लिख रहा हूं R इक्वल टू हमारा R2 है, तो T हमारा क्या है T2। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे T इक्वल टू C1 अपॉन माइनस का C1 है R1 प्लस C2, और ये T1 है, T2 इक्वल टू -C1 अपॉन R2 प्लस C2। कुछ गलत किया क्या मैंने, कुछ गलत नहीं किया। बाउंड्री कंडीशन सिंपल रखी है, R1 पे T1 टेम्परेचर है, R2 पे T2 टेम्परेचर है, सीधा कंडीशन लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसको सोल्व करो, इसको और इसको, तो इसको नेगेटिव करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए, तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू क्या आया, ये प्लस का हो गया C1 अपॉन R2, और ये क्या हो गया -C1 अपॉन R1, तो ये क्या आ जाएगा C1 कॉमन आ गया 1 अपॉन R2 -1 अपॉन R1, ऐसा लिख सकते हैं। और यहां से आप क्या लिख सकते हो, R1 माइनस R2 R1 R2, और C1 क्या आ जाएगा R1 R2 T1 माइनस T2 अपॉन R1 माइनस R। ठीक है, ये वाली चीज आपके पास आ जाएगी, क्योंकि ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ, तो यहाँ पे 0 है ना, तो यहाँ पे R1 माइनस R2 R1 R2। ठीक, अब C1 की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो क्या आएगा T1 इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या है R1 R2 T1 माइनस T2 R1 माइनस R2। ठीक है, और अपॉन में क्या है R है, R1 है तो ये R1 इसको खा जाएगा। ठीक है, प्लस में क्या आ जाएगा C2, तो C2 यहाँ पे इधर लाएंगे तो क्या होगा T1 माइनस, और ये क्या आ जाएगा प्लस में R2 T1 माइनस T2 अपॉन R1 माइनस R। ठीक है, अब यहाँ पे C1 और C2 की वैल्यू रख दो, C1 एंड C2 की वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, बड़ा ही टिपिकल काम है। यहाँ पे क्या होगा -C1 की वैल्यू रखो यहाँ पे, तो ये माइनस हुआ R1 R2 T1 माइनस T2 R1 माइनस R2, अपॉन में क्या है R है, तो वो अपॉन में R यहाँ पे आ जाएगा, प्लस क्या है C2 है, तो C2 रखो T1 प्लस R2 T1 माइनस T2 अपॉन में क्या है R1 माइनस R2। तो यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हो, ये T1 पहले लिख दो, प्लस R2 आप कॉमन ले सकते हो, T1 माइनस T2 आप कॉमन ले सकते हो, R1 माइनस R2 आप कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा R1 अपॉन R, और यहाँ पे ये नेगेटिव का है तो 1 माइनस R1 अपॉन R।
ये आपके पास बचेगा, ये टी की क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। तो ये भी आपको याद नहीं करनी है, मैंने आपको दिखाने के लिए बताया है कि जो आपका टेम्परेचर का वेरिएशन है वो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब इसको इक्वेशन को रटने मत चले जाना, आपको क्या करना है, बाउंड्री कंडीशन याद रखनी है R1 RT R2, क्योंकि ये वाला याद रखोगे उससे कई गुना आसान है, आपको ये याद रखना। ये याद रखा, T1 आपको दिया होगा, T2 आपको दिया होगा, रेडियस आपको दी होगी, दोनों रेडियस आपको दी हुई होंगी, आपको इस रेडियस पे पूछा जाएगा तो आप डायरेक्ट यहाँ से R1 R2 लिख के आप क्या कर सकते हो, तुरंत यहाँ पे अगर आपके पास वैल्यूज होंगी ना तो वहां पे काम आसान हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, तो वहां पे काम आसान हो जाएगा और आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अगर आपको क्या निकालना है, क्यू डॉट निकालना है, क्यू डॉट निकालना है तो आप क्या करोगे, -KA dt अपॉन dx या फिर dr बोलूं तो यहाँ पे ये करो, dt अपॉन dr अगर यहाँ पे रखोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी, आपके पास जो वैल्यू आएगी वो किसकी आ जाएगी, क्यू डॉट की। तो यहाँ पे t का यहाँ पे वेरिएशन रखोगे तो वो आ जाएगा। तो ये समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं ये करके क्यों दिखा रहा हूं, अगर मैं इतना ही बोल सकता हूं कि आपको ये इक्वेशन याद रखना और आप क्या कर लेना, एग्जाम में इंटीग्रेट कर लेना। यहाँ पे आपको चीजें दिख रही है कि यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, ये चीजें अगर आपने देखी हुई होंगी तो आप अपना इमेजिन करके आप सारी चीजें कर सकते हो, फिर आपको बाउंड्री कंडीशन लगाने में, वो सब करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। आ रही है बात समझ में। अब हम इसके अंदर देखते हैं कंडक्शन। अब हम देखते हैं रेट ऑफ कंडक्शन किसके अंदर, स्पेयर के अंदर। तो हमारे पास क्या होगा, क्यू डॉट किधर होगा, अगर T1 हमारा लेस देन है T2 से, यानी कि T1 ग्रेटर देन है T2 से, तो हमारा अंदर से बाहर क्या होगा, हीट का ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, dq डॉट इज इक्वल टू -KA dt अपॉन dr, और ये किसके लिए होगा, स्मॉल एरिया के लिए। तो पूरे एरिया के लिए देखेंगे तो क्या होगा, q डॉट इज इक्वल टू -K, एरिया कितना होगा 4πr², इसके अंदर से होगा पूरे स्पेयर से dt अपॉन dr। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे इसको इधर फेंक दो, तो ये क्या होगा, dt dr अपॉन r², इधर आया -K 4π, और ये क्या बच गया, dt। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करोगे कहां से कहां तक, इंटीग्रेशन T1 से T2 तक और R1 से R2 तक। तो ये वाला क्या बन जाएगा, Q डॉट और 1/r², अभी मैंने बताया था वो क्या होगा, 1/-1/r, ये होगा इसका इंटीग्रेशन। R1 R2 कैसे आया, r की पावर -2 ऊपर गया तो -2 + 1 वापस आ गया नीचे, -K 4π और T2 -T1। ठीक है, तो यहाँ पे रखो Q डॉट 1/r2 माइनस का -1/r1, तो ये क्या हो गए, दोनों प्लस हो गए, तो मैं इसको एक साथ ही प्लस लिख देता हूं। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, -K 4π T2 T1। तो ये है T2 T2 क्या छोटा है, तो इसको मैंने यहाँ से नेगेटिव लिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, T1 T2, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। आ रही है बात समझ में, मैंने यहाँ से नेगेटिव कॉमन लिया तो ये पॉजिटिव हो गया, और ये क्या बन गया, T1 T2, और यहाँ पे क्या बन गया, Q डॉट, यहाँ पे R1 R2, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये प्लस का है तो R2 R1, और यहाँ पे क्या बन गया, K 4π T1 T2। ठीक है, तो यहाँ से Q डॉट क्या आ जाएगा, Q डॉट आ जाएगा आपके पास K 4π R1 R2 T1 T2 अपॉन R2 R1। तो ये क्या हो गया आपका हीट ट्रांसफर रेट। अब आप मेरे को ये बताओ, आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे कि आप ये फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे। हम क्या याद रखेंगे, R इक्विवेलेंट।
तो RTH हमारा क्या आएगा, वो हम क्या पढ़ चुके हैं, V इक्वल्स टू IR, और R क्या था, V अपॉन I। V यहाँ पे हमारा क्या है, डेल्टा T, और I क्या है हमारा Q डॉट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखोगे ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा T Q डॉट क्या है, यहां से Q डॉट क्या आएगा आपके पास, Q डॉट आएगा डेल्टा T अपॉन R। तो यहाँ पे हमारे पास Q डॉट है, तो Q डॉट क्या आएगा, Q डॉट इज इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन R2 माइनस R1 अपॉन 4 पाई के R1 R2, ये आएगा। और ये वाला आप अगर इससे मैच करोगे तो ये Q डॉट है, डेल्टा T T1 माइनस T2 है, R क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगी, R फॉर स्पेयर के लिए क्या आ जाएगा, स्पेयर के लिए हो जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन 4 पाई के R1 R2। आई बात समझ में, R2 माइनस R1 अपॉन 4 पाई के R1 R2। तो ये याद रख सकते हो। अब सिर्फ आपको इतनी चीज याद रखनी है, इससे ज्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना है। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। Q डॉट आप तुरंत निकाल लोगे, T1 माइनस T2 अपॉन R2 माइनस R1 4 पाई के R1 R2। R2 क्या है, आउटर रेडियस। R2 मत याद रखना, R2 माइनस R1 मत याद रखना, आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस अपॉन 4 पाई के आउटर रेडियस इंटू इनर रेडियस। नीचे आप R1 R2 याद रख सकते हो, क्योंकि ऊपर वाला अगर आपको याद है आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस, क्योंकि ये वैल्यू क्या होगी, रेजिस्टेंस पॉजिटिव में होता है हमेशा, तो आप क्या लिखेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे। आ रही है बात समझ में, आप क्या लिखेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर आपके पास ये है तो आप इसको पॉजिटिव आना चाहिए, तो R2 क्या होगा, बाहर होगा, यानी बड़ी वैल्यू माइनस करेंगे, बड़ी से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे। तो ये क्या हो गया आपका रेट ऑफ हीट कंडक्शन। तो ये वैल्यू आपको ये याद नहीं रखना है, ये सारा कुछ मैंने करके दिखा दिया। अगर एकदम से भूल जाओ सब कुछ, तब तो आपको यहाँ से चालू करना है, और सिंपल है, ये आपको पता ही है, 4 पाई आर स्क्वायर आपको आता ही है, डेरिवेशन किया तुरंत आ गया। या तो आप ऐसे जा सकते हैं अगर आप कुछ भी याद नहीं रखना चाहते तो, ठीक है। और अगर कुछ याद रखना चाहते हैं तो ये याद रख लो, काम हो जाएगा। सारे क्वेश्चन है बस इसी फॉर्मूले पे है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आगे है हमारा कंपोजिट सिलेंडर, कंपोजिट स्पेयर, सॉलिड स्पेयर। वो सारी बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर चीजें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई डाउट है तो हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको जल्दी से जल्दी जवाब देने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से कोई ऐसी चीज थी नहीं जो आपको याद करनी पड़े, आपको रटनी पड़े, सिर्फ समझने वाली चीज है, लॉजिकल थिंग है। जो आपने पीछे पढ़ रखा है आपने वही सारी चीजें हैं, वही रेजिस्टेंस, वही सब कुछ है। तो आपके पास तीनों रेजिस्टेंस आ गए, डेल्टा अपॉन के ए स्लैब के लिए आ गया था, फिर हमारे पास सिलेंडर के लिए आया था ln R2 अपॉन R1 अपॉन 2 पाई KL, उसके लिए आ गया। और अब हमारे पास आ गया स्पेयर के लिए R2 माइनस R1 अपॉन 4 पाई के R1 R2। बस यही हमारा मेन फोकस तो क्या था, रेजिस्टेंस फाइंड करना था। अब क्वेश्चन तो हम दनादन बना ही देंगे, मेन मुद्दा हमारा क्या था, रेजिस्टेंस। और हमने 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम बताए थे, कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल और स्पेयर। तीनों के लिए हमारे पास क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया। स्पेयर के लिए क्या आया, R2 माइनस R1 अपॉन 4 पाई के R1 R2, 4 पाई के R1 R2। और फिर हमारे पास सिलेंडर के लिए क्या आया, ln R2 अपॉन R1, यानी कि ln आउटर रेडियस अपॉन इनर रेडियस अपॉन 2 पाई KL। और फिर हमारे पास जो स्लैब थी उसके लिए क्या आया, डेल्टा अपॉन KA। डेल्टा क्या थी, थिकनेस थी, K क्या था, थर्मल कंडक्टिविटी थी, और A क्या था, परपेंडिकुलर एरिया था। वो ध्यान में रखना, परपेंडिकुलर एरिया था जिससे आपका हीट का कंडक्शन हो रहा था। तो ये हो गया। अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, कंपोजिट सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर विद इंटरनल हीट जनरेशन, और फिर हम क्या देखेंगे, अगर टाइम बचा तो हम क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और जिंदगी में खेलते रहो। चलो टाटा, बाय बाय।